हेलो गाइस, वेलकम टू बेक छार के स्टडी पॉइंट। आज हम लोग का टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5 वैदिक कालीन जीवन। इसका देख लेते हैं काल जो है कब से कब तक था। इसका काल है 1500 से लेकर 600 के बीच BC, ठीक है, ईसा पूर्व। अब देखिए, हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गया, फिर नई एक संस्कृति की उत्पत्ति हुई, खोज हुई, जिसका नाम है वैदिक काल, ठीक है। अब देखिए, वैदिक काल का उत्पन्न कहाँ से हुआ, ठीक है। ये वेद से हुआ है इसका उत्पन्न, ठीक है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन है? ऋग्वेद, ठीक है, ये सबसे पुराना वेद है, और अर्थवेद जो है ये सबसे बाद में, ठीक है, सबसे बाद में इसकी रचना हुई। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है। ये दोनों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें एग्जाम में हमेशा ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, वैदिक काल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैदिक काल 2 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अभी देखिए, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक कालीन भी बोलते हैं, ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन भी बोलते हैं। अब ऋग्वेदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल, इसका जो काल है ये कब से कब तक है? 1500 से 1000 के बीच है। और उत्तर वैदिक काल का कब से है? 1000 से लेकर 600 के बीच, ठीक है। अभी हम लोग इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है ऋग्वेदिक काल के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं ऋग्वेदिक काल कब से कब तक है। ऋग्वेदिक काल 1500 से लेकर 1000 के बीच ऋग्वेदिक काल, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेदिक काल में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। अभी प्रार्थनाएँ कितना है? 1028 प्रार्थनाएँ हैं। प्रार्थनाएँ, इन्हें सूक्त भी कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या? जो अच्छा से बोला गया हो, ठीक है। सूक्त को मंत्रों में विभाजित किया गया, बहुत सारा सूक्तों में मंत्रों को उसमें रखा गया, ठीक है। अभी देखिए, इसमें भाषा कौन है, कौन सा भाषा इसमें आता है, ये इम्पोर्टेंट है भाषा। तो इसमें संस्कृत भाषा आता है। संस्कृत मतलब प्राचीन संस्कृत। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं स्कूलों में, आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत, वो संस्कृत अलग है। उस संस्कृत को मॉडिफाई करके अभी लिखा गया है। प्राचीन संस्कृत उसमें अलग है, ठीक है। उसी प्राचीन संस्कृत को ही मॉडिफाई करके वर्तमान में लिखा गया, ठीक है। उसका भाषा कैसा था? संस्कृत था, संस्कृत। अभी देखते हैं हम लोग कि सामाजिक जीवन लोगों का कैसा था ऋग्वेद काल में, ठीक है। तो देखिए, उस समय जो था, लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, ठीक है। उस समय गांव में रहते थे। उस समय उन लोग का प्रधान कौन था? पितृ प्रधान था, मतलब पिताजियों द्वारा, ठीक है, पिताजियों द्वारा घर का पूरी शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। दूसरा आते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण मतलब जात, जात पात का व्यवस्था। सबसे पहले में जो आता है ब्राह्मण आता है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्वी, उसके बाद शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था 4 भागों में इसको विभाजित किया गया था, ठीक है। कहा जाता है ये वर्ण व्यवस्था जो है ये जन्म से नहीं बल्कि कर्म से प्राप्त किया गया है, ठीक है, जाता है। देखिए, ब्राह्मण, इसमें कौन लोग आएंगे? जो आप लोग जानते होंगे, ब्राह्मण लोग, ठीक है, जो राज करते थे। महाभारत काल में आप लोग देखे होंगे, महाभारत में, रामायण में, ठीक है, वहाँ का राजा लोग जो था ब्राह्मण उस समय थे, ठीक है। उन लोग, तो उसमें उन लोग आते थे ब्राह्मण में, ठीक है। क्षत्रिय जो थे योद्धा, ठीक है। इसके लिए ब्राह्मण के लिए कोई योद्धा तो रहता था ना राजा के लिए, तो वो कौन था? क्षत्रिय लोग थे। क्षत्रिय लोग आते हैं क्षेत्र में, ठीक है, योद्धा लोग। और वैश्वी में कौन लोग आते हैं? जो व्यापार करते थे, ठीक है, वो लोग किस में आएंगे? वैश्वी में। और शूद्र जो थे ये सेवक, इन सब का सेवक शूद्र लोग, ठीक है। शूद्र किस में आएंगे? इन सब का सेवा करने में जाते थे, वो किस में? शूद्र लोग आएंगे, ठीक है, शूद्र में आएंगे। अभी देखिए, बाल विवाह, ठीक है। ऋग्वेद काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, ठीक है। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, प्रदा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था।
अभी एक एक करके समझते हैं कि बाल विवाह आप लोग जानते ही हैं, लड़की का 18 साल होना चाहिए और लड़का का 21 साल होना चाहिए, तब जाके शादी दिया जाता है, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, शादी पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए सती प्रथा, ये आप लोग देखे होंगे कि राजा लोग जब युद्ध में कोई राजा पराजय हो जाता था तो उसका पत्नी को भी उसके साथ मरना पड़ता था। ठीक है, उसको अग्नि में या फिर कुएं में धकेल कर उसकी प्राण देना पड़ता था उसको। ठीक है, वो प्रथा भी उस समय नहीं था, वो पर्दा प्रथा, ये पर्दा प्रथा जो आप लोग देखे होंगे कि मुसलमान लोग अधिकतर अभी भी है, ये घूंटा जो लिए रहते ना उसी को बोलते हैं पर्दा प्रथा। ठीक है, तो मुसलमानों द्वारा ही इसका प्रचलन हिंदुओं में भी विकसित हुआ। आप लोग देखे होंगे हिंदुओं में कि लड़की साड़ी पहने रहती है, घूंटा लगाए रहती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पर्दा प्रथा। ठीक है, अब देखिए सती प्रथा, इसका जो पतन हुआ, ये कब पतन हुआ, 4 दिसंबर 1829 को इसका पतन हुआ। किसने किया, राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसका पतन हुआ। ये हम लोग का था सामाजिक जीवन ऋग्वेद काल में कैसा था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद काल में उनका आजीविका क्या था। ठीक है, देखिए आजीविका उस समय जो था कृषि और पशुपालन था। ठीक है, उस समय देखिए गाय को संपत्ति के रूप में यूज किया जाता था, मतलब विनिमय आप लोग जानते हैं, एक्सचेंज, एक सामान के बदले दूसरा सामान। ठीक है, उस समय जो था गाय को अदला बदली के रूप में, संपत्ति के रूप में गाय को यूज किया जाता था। ठीक है, वो गाय को ऋग्वेद काल में बहुत इम्पोर्टेंट समझते थे। ठीक है, गाय को नहीं मारते थे, गाय का मांस नहीं खाते थे। ठीक है, गाय को गाय माता के रूप में मानते थे। ठीक है, उसके बाद घोड़ा का उपयोग वहाँ हुआ है। घोड़ा का उपयोग कहाँ का हुआ है, उस समय करते थे, रथ के रूप में वो लोग करते थे या फिर युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, घोड़े का उपयोग। और देखिए पहाड़ी वर्ड आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद काल में। ठीक है, ऋग्वेद काल में पहाड़ी शब्द आपको मिलेगा। पहाड़ी का मतलब होता है पशु चोर, पशुओं को जो चुराता है उसे क्या कहते हैं, पहाड़ी। ठीक है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है। अब आते हैं शासन व्यवस्था। ऋग्वेद काल में शासन व्यवस्था की नीति कैसी थी। ठीक है, अब देखिए शासन व्यवस्था बहुत जगहों में विभाजित था। ठीक है, बहुत प्रकार के शासन व्यवस्था थे उसमें। पहला क्या था, कुल मतलब आप लोग जानते हैं, कुल वंश का कोई एक प्रधान होता था जिसको कहते हैं कुलप या फिर गृहपति। ठीक है, उसके बाद ग्राम का प्रधान को क्या कहते थे उस समय, ग्रामीणी, या फिर ग्राम का रहने वाला क्या कहेंगे, ग्राम प्रधान। ठीक है, उसके बाद बीस का प्रधान कौन होता था, बीसपति। और जन का प्रधान कौन होता था, राजन। ठीक है, जो समिति द्वारा इसको चुना जाता था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है। ठीक है, राजन की चुनाव कौन करता था, समिति। राजन का मतलब वो राजा। ठीक है, अभी देखिए राजन का अगर राजा बनेगा तो उसका कुछ मुख्य कार्य तो रहेंगे ना, वो कार्य क्या रहेंगे आप लोग देख लीजिए। कार्य जो था वो जन को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अभी देखिए ये खत्म हो गया। अभी आते हैं हम लोग बलि जो है इसका भी ऋग्वेद में उल्लेख है। बलि का अर्थ मतलब क्या, यज्ञ में आहुति, मतलब अभी देखिए यज्ञ कोई कर रहा तो उसमें कुछ बलि दे देता था। ठीक है, आहुति दे देता था उसको। और दूसरा होता है राजा को उपहार, राजा को कुछ भेंट देना। जैसे राजा किसी लड़की को पसंद करता था तो उस लड़की को मुझे ये पसंद है, तो वो आदमी क्या करता था, उसको उपहार के रूप में, बलि के रूप में दे देता था। ठीक है, तो बलि का उपयोग भी ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये दो प्रकार से होता है, एक है यज्ञ में आहुति, दूसरा है राजा को उपहार के रूप में। ठीक है, अभी आगे आते हैं हम लोग। अभी देखिए धार्मिक जीवन। ठीक है, पूजा पाठ की स्थिति ऋग्वेद काल में कैसी थी। ठीक है, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम, सोम, ये जो देवता है ये ऋग्वेद काल में इन देवताओं को प्रमुख स्थान दिया गया था।
ठीक है। इसमें जो आता है इंद्र देवता, ये सबसे प्रतापी देवता था, मतलब बहुत ही शक्तिशाली देवता के रूप में इसे मानते थे लोग, ठीक है। अभी देखिए ऋग्वेद काल में जो राजा लोग थे वो देवताओं को कब उनको याद करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो देखिए जब उन लोग युद्ध, ठीक है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते थे, ठीक है, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति के लिए वो लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक है। तो ये हम लोग का ऋग्वेद काल जो है समाप्त हो गया है। तो देखिए ऋग्वेद काल जब हो रहा था उस समय दूसरे देशों में भी कुछ ना कुछ हो रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए ऋग्वेद काल के बाद, ठीक है, ऋग्वेद काल का जो निर्माण हुआ था उस समय दूसरे देशों में भी कुछ ना कुछ चल रहा था, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र, इनाम गांव, ठीक है, समकालीन कंसयुगीन व्यवस्था, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। उस समय जो है महाराष्ट्र इनाम गांव किस नदी के किनारे था, घोर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इनाम गांव। अब देखिए ये 3600 से 2700 के बीच का आंकड़ा मिला है, इसमें लोग, इसके बीच लोग जो है रहते थे, ठीक है। अब देखिए लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, उन लोग के लिए घर होगा, ठीक है। तो उस समय मिट्टी के घर प्राप्त हुआ था, 2 से लेकर 5 कमरा तक का घर की प्राप्ति हुई, ठीक है। उस समय घरों में अनाज रखते थे, गोदाम के रूप में कमरे भी थे अवेलेबल, ठीक है। अभी देखिए मृत भांड, इसके मतलब बताया गया था कि मिट्टी के जितना भी चीज़ें बना हुआ उसको क्या बोलते हैं, मृत भांड, ठीक है। मृत भांड का भी वहाँ पर प्रचलन था, मिला गया, ठीक है। उसके बाद मूर्तियाँ भी मिले, ठीक है। उसके बाद कंकाल भी मिला, जो इंसानों को तोपा जाता था कब्र में, ठीक है। कंकाल तो रहता था कब्र में, साथ ही साथ बर्तन सब भी रहता था। तो आप लोग को समझ में आ रहा था कि इंसान को जब तोप दिया जाता था उस समय, तो उसके साथ उसका जो भी चीज़ था, सामग्री था, उसको भी उस गड्ढे में तोप दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब हम लोग इनाम गांव के बारे में हम लोग पढ़ रहे, जान ले। अभी हम लोग आगे आते हैं महापाषाण काल, ठीक है। महापाषाण, महा का अर्थ क्या होता है, महा का अर्थ होता है बड़ा, पाषाण का मतलब जानते हैं पत्थर, बड़ा पत्थर, ठीक है। अभी देखिए बड़ा पत्थर है तो इसका यूज पहले लोग किस लिए करते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता, ठीक है। तो देखिए दक्कन, साउथ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया और कश्मीर, ठीक है, 3000 साल पहले, ठीक है, जब खुदाई के दौरान पता चला लोगों को कि महापाषाण के बारे में, बड़ा पत्थर के बारे में पता चला, ठीक है। तो ये महापाषाण का जो यूज लोग करते थे उस समय, किस लिए करते थे, कब्र के रूप में उसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो कोई लोग मर जाता था, ये देखिए उसका समाधि स्थल है, तो इसके, ठीक है, इसके ऊपर में, इसके आगे तरफ, सिर के आगे पत्थर को गाड़ दिया जाता था, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा था कि इंसान समाधि के साथ साथ, समाधि है उसके नीचे एक पत्थर दिया जाता था और वहाँ पर जो लाश को है दफना दिया जाता था, ठीक है। उसके आगे भी एक ऐसे पत्थर रख दिया जाता था, ठीक है। क्यों रखा जाता था, ताकि पता चले कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ठीक है, ठीक है, कब्र में कुछ ना कुछ है, चिन्हित किया जाता था, चिन्ह के रूप में दे दिया जाता था, तो उसमें पता लोगों को चल जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार सा महापाषाण का यूज लोग करते थे। और किसके लिए करते थे लोग इसका यूज, जैसे सीमा हो जाता था, नहीं सीमा, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी देश का या फिर किसी भी जगह का, किसी गांव का एक सीमा होता है ना, तो उस सीमा में भी मान लीजिए ये है आप लोग का, ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, इधर उड़ीसा है, उड़ीसा और ये झारखंड है, ठीक है, झारखंड है।
तो इसके बीच एक पत्थर को गाड़ दिया जाता था, बड़ा सा पत्थर। ठीक है, ये सीमा हो गया, इधर झारखंड है तो इधर उड़ीसा। तो उस समय लोग सीमा के रूप में भी बड़ा बड़ा पत्थर सबका यूज करते थे और कब्र के रूप में भी इसका यूज करते थे। इसका जो जानकारी हमें कब प्राप्त होती है, 3000 साल पहले, ठीक है, जानकारी इसका हमें प्राप्त होती है। और किन किन जगहों से ये जानकारी पहले प्राप्त हुआ खुदाई के दौरान? दक्कन, साउथ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया एंड कश्मीर में इसका जो है जानकारी प्राप्त हुआ सबसे पहले उत्खनन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 5 का सारा मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल का एक सदस्य बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।